नमस्कार मेरे दोस्तों साथियों। मैं सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका पेपर हैकर चैनल में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं करवा रहा हूं आपको अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर के प्रैक्टिस सेट्स। ठीक है, तो आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 18। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले कुछ बातें जो मैं बताना चाहूँगा आपको, देखिए। तो ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 18। जैसा कि मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ, जैसा आपका प्रैक्टिस सेट है वैसा ही आपका ऑफिशियली पेपर भी होने वाला है। ठीक है, 50 मिनट का आपका पेपर होगा और 50 ही क्वेश्चन होंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन कितने 4 नंबर का होगा। ठीक है, 25-25 प्रश्न होंगे जो दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे। पहले पार्ट में आपके 15 क्वेश्चन जीके जीएस से और 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, और बाकी के जो 25 क्वेश्चन है सेकंड पार्ट के, वो टोटली आपके इंग्लिश के होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहे हैं भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो सबसे पहले तो मैं भारत की देशांतरीय स्थिति पता होनी चाहिए। तो भारत की जो देशांतरीय स्थिति है वो क्या है हमारी, ये है हमारी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यानी पूर्वी देशांतर में है भारत हमारा। ठीक है, कहाँ पे, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार जो है वो है। ठीक है, चलिए कौन सा वाला हमारा ऑप्शन सही हो गया, ये हो गया हमारा ए वाला ऑप्शन। ठीक है, कह रहे हैं किसी देश के रहन सहन का जो स्तर है वो पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है, लगाया जाता है। कोई देश है, मान लीजिए हमारा भारत देश ही है, तो इस भारत देश के रहन सहन का स्तर किसके द्वारा पता लगाएंगे, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, निर्धनता अनुपात, या फिर बेरोजगारी दर। तो किसी भी देश की जो रहन सहन का स्तर है वो हम उसके प्रति व्यक्ति आय से, इससे प्रति व्यक्ति आय से लगाएंगे। क्या होती है प्रति व्यक्ति आय, क्या होती है हमारी प्रति व्यक्ति आय, जो हमारी कुल आय होगी उसको जब हम डिवाइड कर देंगे कुल जनसंख्या से, तो हमारी प्रति व्यक्ति आय निकल कर आएगी। ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे। ऑप्शन है आपका राकेश शर्मा, मेहर मूसा, या फिर सुनीता विलियम्स, या फिर विवेक मुदगल। तो पहले भारतीय कौन थे, तो पहले भारतीय थे हमारे राकेश शर्मा। कौन, राकेश शर्मा। कब, 3 अप्रैल 1984 को ये अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए थे। ठीक है,
नेक्स्ट आएंगे, प्रथम बोलती फिल्म, पता होगा आपको सभी को, पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, हम लोग, या फिर झांसी की रानी। तो कौन सी मूवी थी? ये थी हमारी आलम आरा। कौन सी? आलम आरा, ये हमारी पहली बोलती फिल्म थी। कब रिलीज हुई थी ये? 1931 में। कब? 1931 में ये रिलीज हुई थी। ठीक है, बात करते हैं मूक फिल्म। पहली फिल्म जो बिना आवाज की थी वो कौन सी थी? वो हमारी राजा हरिश्चंद्र थी। कौन सी? राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ स्थित है? तो ओपेक ये क्या चीज है भैया? तो इसकी फुल फॉर्म है आपकी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्या है इसकी फुल फॉर्म? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका जो मुख्यालय है यानी कि हेड क्वार्टर, ये कहाँ पे है? ये है हमारा वियना। कहाँ पे? वियना में। ये कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है भैया। ठीक है, कहाँ है? वियना में। कौन सा वाला ऑप्शन? ए वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का जो भार है उस समय न्यूनतम होता है जब उसे, यानी किसी वस्तु का जो भार है वो किस समय न्यूनतम होगा, सबसे कम होगा जब उसे रखा जाएगा कहाँ? उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, या फिर पृथ्वी के केंद्र पर। कहाँ पर? तो किसी जो वस्तु का जो भार है वो न्यूनतम तब होता है जब उसको पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाता है। कहाँ? पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाता है। ये क्या है हमारा? ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कह रहे हैं एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? श्यान बल, आसंजक बल, ससंजक बल, या फिर घर्षण बल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग ससंजक बल। क्या कहते हैं? ससंजक बल। जब किसी एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल होगा तो उसे क्या कहेंगे? ससंजक बल कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, दो तथ्यों के परमाणु भार समान हो किंतु इनके गुण भिन्न भिन्न हो तो ये क्या कहलाते हैं? पिछले वाले जस्ट इसके पहले ही शायद या इसके पहले दूसरे वाले प्रैक्टिस सेट में यही क्वेश्चन आया था। तो क्या था? जिन ऐसे तत्व दो जिनके परमाणु भार समान हो लेकिन इनके गुण भिन्न भिन्न हो तो ये कहलाते हैं आइसोबार।
क्या कहलाते हैं? आइसोबार कहलाते हैं। नेक्स्ट है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? बताएंगे जरा। आपका ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, यूरिक एसिड या फिर पायरुविक एसिड। तो कौन से अम्ल से, कौन सा अम्ल मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाएगा जिससे क्या हो जाएगी? थकावट हो जाएगी हमें। तो कौन सा है ये हमारा लैक्टिक एसिड। कौन सा? लैक्टिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सरल है, आपको पता होगा। इटाई इटाई नामक रोग के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी होती है? कैडमियम, निकेल, क्रोमियम या फिर पारा। तो कौन सी धातु उत्तरदायी होती है इटाई इटाई रोग के लिए? कैडमियम। कौन सी? कैडमियम। कह रहे हैं कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न में से मात्रक में मापा जाता है, कौन से? मतलब कंप्यूटर के कार्य करने की गति, कोई कंप्यूटर कितनी गति से, कितनी तेजी से काम कर रहा है, उसका स्पीड टेस्ट करा जाएगा। कौन से मात्रक से? किससे? मेगाबाइट, मेगाहर्ट्ज, बिट या फिर मिली सेकेंड। तो किस में मापा जाता है ये भैया? हमारा मेगाहर्ट्ज में। मेगा हर्ट्ज में, ठीक है। किसने पंच कार्ड का निर्माण किया था? होलोरिथ, पावरस, जैकवार्ड या फिर पास्कल। पंच कार्ड का जो निर्माण किया था वो किया था होलेरिथ ने। किसने? होलेरिथ ने, ठीक है। कह रहे हैं कौन सा रैम का एक प्रकार है? माने कह रहे हैं कि इनमें से कौन कौन सी ये रैमें हो सकती हैं। क्या 64 MB की रैम नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। 128 की नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। 256 की भी हो सकती है। यानी कि ये सभी जो प्रकार हैं ये रैम के प्रकार हो सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ये सभी, ठीक है। रैम की बात करें तो रैम की फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी। कौन सी, क्या होती है इसकी? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, यही होती है। चलिए बैंकिंग क्षेत्र में एटीएम की सुविधा किस नेटवर्किंग का उदाहरण है? यानी बैंकिंग क्षेत्र में एटीएम की जो सुविधा है किस क्षेत्र का उदाहरण है? बैंकिंग द्वारा एटीएम लगाया जाता है। तो ये किस प्रकार की सुविधा है, किस प्रकार की नेटवर्किंग है? स्थानीय नेटवर्किंग, व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्किंग या फिर मिश्रित नेटवर्किंग या बहुउद्देशीय नेटवर्किंग। तो आप किसी भी बैंक का एटीएम कहीं पर भी लगा सकते हैं, नेटवर्क में ला सकते हैं। तो ये क्या है? व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्किंग है, फैली हुई, ठीक है। कह रहे हैं मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर किसका प्रयोग करते हैं? नोड, डेस्कटॉप, हैंडलेट या फिर टर्मिनल। इसका यूज करते हैं नोड का, डेस्कटॉप का, हैंडलेट का या फिर टर्मिनल का। तो जो मेन फ्रेम या फिर सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स किसका प्रयोग करते हैं? टर्मिनल का प्रयोग करते हैं। किसका? टर्मिनल का। और हम नॉर्मली जो कंप्यूटर्स यूज करते हैं उसमें किसका? डेस्कटॉप का यूज करते हैं, ठीक है। इसका? डेस्कटॉप का। तो हमारा हमारा क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं हमसे उसका आंसर क्या होगा? टर्मिनल। क्या होगा? टर्मिनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एक अभाज्य संख्या होती है, एक सम संख्या, एक विषम संख्या, एक संयुक्त संख्या या फिर कोई भी नहीं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं?
बताइए क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं? ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं से और एक से विभाजित होती हैं वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। साधारण शब्दों में कहें तो ऐसी संख्याएं जो किसी से विभाजित नहीं होती, ठीक है, एक और स्वयं को छोड़कर, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो क्या एक अभाज्य संख्या एक सम संख्या है एक? ठीक है, नहीं, अभाज्य संख्या कभी भी सम संख्या नहीं होगी, विषम भी नहीं होगी और संयुक्त भी नहीं होगी, यानी इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा पूछ रहे हैं। चलिए, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2a। ए क्या है? भुजा है। क्या है? भुजा है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2a। कितना दे रखा है हमें? यानी कि 8 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी दे रखी है? √2a। क्या a का मान नहीं निकल पाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। 8/√2 क्या आ गया? 8/√2। ठीक है, अब देखिए नीचे √2 आ रहा है और इसको हमें गायब करना है। क्या करना है? गायब करना है। कैसे करेंगे? तो ऊपर नीचे √2 से गुणा कर देंगे संयुग्मी से। चलिए, कर दिया। ऊपर तो आ गया 8√2। 8√2 √2 की √2 से गुणा होगी तो आएगा 2। 2 से काटा तो ये आ गया 4√2। कितना आ गया? 4√2। ठीक, 4 गुणा √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। ठीक है, इतनी ही होती है। ठीक है, √2 की कितनी होती है? तो 4 की गुणा 1.14 से करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक संगठन में 3450 कर्मचारी हैं। इनमें से कह रहे हैं 42% कर्मचारियों ने पदोन्नति प्राप्त की हो, तो कुल कितने कर्मचारी पदोन्नत हुए? तो टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 3450। और कह रहे हैं इनमें से 42% कर्मचारियों ने पदोन्नति प्राप्त की, मतलब इनका प्रमोशन हो गया। कितने को प्रमोशन हुआ यही पूछ रहे हैं, कुछ नहीं भैया। क्या कह रहे हैं? 3450 का 42% आपसे पूछ रहे हैं और कुछ नहीं। 3450 का 42% पूछ रहे हैं, निकाल दीजिए। देखिए सबसे पहले तो 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, अब 2 से काट लो इनको। 2 से काटा तो ये गया 21 दूनी 42 और ये गया 5 बार में, 5 दूनी 10। ये 5 से चला जाएगा, 5 छक्का 30 और कितना हो गया? 4 बचा 45 हो गया, 5 नेम 45। कितना आ गया? 69 इंटू 21। कितना आ गया? 69 इंटू 21। तो उसका कितना? 69 की जब 21 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1449। ठीक है, तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कितने लोगों का प्रमोशन हुआ? 3450 में से 42% निकाला तो 1449 लोगों का क्या हुआ? प्रमोशन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, पहले पढ़ लेंगे फिर इसको छोटा कर देंगे। राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक मिले और अनिल को उसी परीक्षा में राम से 4 अंक अधिक मिले।
तीनों को मिलाकर कुल 128 मिले, तो राम को मिलने वाले अंक पूछ रहा है। चलिए सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। कह रहे राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक मिले। तो अगर हमें श्याम के अंक पता चल जाएं तो हम मान लेंगे श्याम के अंक, मान लिए हमने भैया श्याम को x अंक मिले। अब क्या कह रहे हैं, राम को, इसको राम को कितने अंक मिले, श्याम से 8 अंक अधिक मिले, यानी कि इसके कितने हो गए, राम के x प्लस 8। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, उसी परीक्षा में अनिल को राम से 4 अंक। अब अनिल के अंक, राम से भी 4 अधिक, राम के कितने थे, x प्लस 8 प्लस 4, यानी इसको मिले x प्लस 12 अंक। अब क्या, अब तो हो ही गया, इतना हो गया तो आपका हो गया। कह रहे हैं तीनों को मिला दें, यानी कि तीनों को मिलाकर x प्लस 8 प्लस x प्लस 12 बराबर कितने आ गए, 128। कितने, 128 अंक मिले। x 3x प्लस 12 और 8 20 बराबर 128। 3x बराबर ये 128, ये प्लस का 20 उधर जाके माइनस का हो गया, तो कितना बचा, 108। कितना बचा, 108। 3x की वैल्यू 108। 3 से काट दिया, 3 तिया 9 और 3 छक 18। x की वैल्यू कितनी आ गई, 36। कितनी आ गई, 36। लेकिन 36 ऑप्शन में दिया, आप लगा नहीं देंगे। क्या कह रहे हैं, राम को मिलने वाले अंक। राम को कितने मिले अंक, राम को तो भैया कितने मिले, राम को तो x प्लस 8 मिले हैं। कितने, x प्लस 8। x की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 36 प्लस 8, 8 से 14 यानी कि 44। कितने अंक मिले राम को, 44 अंक मिले। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 6 के पहले 4 गुणजों का योग करेंगे भैया, क्यों नहीं करेंगे। 6 के पहले 4 गुणज लिख लेंगे। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 चौक 24। 12 6 18, 18 18 36, 36 और 24 जोड़ेंगे तो 60 आएगा। कितना, 60 आएगा। योग कितना हो गया, 60 हो गया। कितना हो गया, 60 हो गया। इजी है। चलिए कह रहे हैं कि 128, 288 और 160 का मासा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताएंगे जरा। तो मासा निकालेंगे गुणनखंड विधि से। चलिए संख्याएं कितनी दे रखी हैं, 128, 288 और 160। काटना शुरू करेंगे। 2 बार में जाएगा सबसे पहले, 2 छंगा 12 और 2 चौकू 8। ठीक है। फिर गया 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16 और ये 1 0। ठीक है, क्लियर है। फिर से 2 में जाएगा, चला गया। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। ये कितनी बार में, 2 चौक 8 0। फिर से चला जाएगा क्या, 2 बार में, बिल्कुल जाएगा। 16 और ये कितना आ गया, 36 और ये कितना आ गया, 20। क्या फिर से 2 बार में चला जाएगा, बिल्कुल। ये गया 8 बार में, ये गया 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 और ये आ गया 10। क्या आप फिर से चला जाएगा, 4 9 और 5। अब देखिए 4 9 और 5 ये क्या बच गए, ये तो बच गए, तो ये तो कटेंगे नहीं अब किसी से। तो मासा में क्या होता है, जितने हमारे गुणनखंड होते हैं उतने ही गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी
32, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया 32, कितना हो गया 32 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, कौन सा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कह रहे हैं यदि रमेश के पास अपने धन का 3/7 भाग खर्च करने के बाद 100 रुपए बच जाते हैं, शेष रहते हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे। चलो हमने मान लिया, माना प्रारंभ में कितने रुपए थे उसके पास, एक्स, कितने एक्स रुपए थे। खर्च कितना कितना किया उसने, भैया खर्च किया है अपने धन का 3/7 यानी 3x/7, इतना ही तो खर्च किया है। चलिए अब क्या कह रहे हैं, बचत, कितनी बचत हो गई उसकी, एक्स रुपए थे, 3x - 7 खर्च कर लिए, कितने बच गए, 7x - 3x यानी कि 4x/7, कितने 4x/7। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि 100 रुपए शेष बचे, यानी कि बचत कितने की हुई हमारी 4x/7, यानी 4x/7 की वैल्यू कितनी है 100 है, कितनी है 100 है। 4 से इसको काटा तो ये गया 25 बार में, x की वैल्यू आ गई 25 × 7 और 25 सत्ते, मुझे तो पता नहीं, 175 होते हैं शायद, ठीक है, कौन सा वाला, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई ये वाला क्वेश्चन देखेंगे जरा, बड़ा कर दूं थोड़ा सा, चलिए। कह रहे हैं सोमेश 2 रेडियो बेचता है जिसमें से प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है 150, यानी कि दोनों कितने में बेचता है भैया 150 में बेचता है। रेडियो, एक रेडियो 25% लाभ और दूसरा 25% की हानि पर बेचा गया, कुल लाभ या कुल हानि ज्ञात करेंगे। चलिए बताएंगे जरा, पहला क्रय मूल्य क्या होगा, पहले रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, पहले रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे जिसको कितने में बेचा है इसने 150 रुपए में बेचा है, कितने में 150 रुपए में। तो क्या फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ, यानी कि 125, कितना 125, 25% का ही तो लाभ हुआ उसको, ठीक है, काट लेंगे, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, और इसको इससे काटा तो 5 तियां 15, ये हो गया 0, तो पहला हो गया हमारा 120 रुपए, कितना 120 रुपए, यानी कि पहला जो रेडियो उसने 150 में बेचा है, कितने में 150 में बेचा है, उसको कितने में खरीदा था 120 रुपए में, तो उसको कितने का 25% का क्या हुआ लाभ हुआ। अब दूसरा क्रय मूल्य, अब क्या कह रहा है, बेचा तो 150 में ही है, कितने में 150 में, लेकिन उसको अब क्या हुई है 25% की हानि, यानी 100 - 25 कितना हो गया 75 हो गया, कितना हो गया 75, काट लो भैया, 25 चौका 100, 25 तियां 75, 3 से काटा इसको 5 बार में गया, कितनी बार में 5 बार में। दूसरा आ गया हमारा 200, कितना आ गया 200, तो क्रय मूल्य, अब क्रय मूल्य कितना हो गया 320 रुपया, कितना हो गया 120 इसका और 200 इसका, टोटल जो हमारा क्रय मूल्य है वो कितना हो गया 320 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना हो गया 300 रुपया। भैया 150 उसका 150 उसका, क्या पूछ रहा है, कह रहा है कुल लाभ या कुल हानि,
अब बताइए हानि हुई या लाभ हुआ? क्रय मूल्य कितने में खरीदा? 320 में। बेचा कितने का? 300 का। तो क्या हुआ? हानि हुई। क्या हुआ? हानि हुई। कितने की हुई? 320 माइनस 300। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। कितना? 20 रुपए की। कितने की? 20 रुपए की क्या हुई? हानि हुई। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन पढ़िए पहले। कह रहे हैं एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और कुछ दूरी जो है 4.5 घंटों में पूरी करती है। उसकी दूरी को 4 घंटों में पूरा करने के लिए रेलगाड़ी की गति। चलिए छोटा कर देता हूं इसको। हाँ जी। अब बताइए जो हमें पहले दे रखा है पहले हम उससे उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो क्या दिया हुआ है हमें? चाल दे रखी है। क्या दे रखी है? चाल। क्या दे रखी है हमें? चाल दे रखी है। कितनी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत सही। अब क्या कह रहे हैं? दूरी। यानी दूरी भी दे रखी है। कितनी? 4.5 घंटे। कितनी? 4.5 घंटे। चाल दे रखी है, दूरी दे रखी है, तो क्या हम समय निकाल सकते हैं? सॉरी, समय दे रखा। कितना? 4.5 घंटे। हाँ जी। अब क्या कह रहे हैं? चाल और समय दे रखा है, दूरी निकाल देंगे। दूरी बराबर चाल गुणा समय। यही होता है ना? चलिए चाल कितनी है? 80 और समय कितना है? 4.5। 8 चौक 32, 8 पंजे 40, यानी कि 360 किलोमीटर। कितनी? 360 किलोमीटर क्या आ गई हमारी? दूरी आ गई 360 किलोमीटर की। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं उसकी दूरी को 4 घंटों में पूरा करने में। यानी अब जो ये दूरी है 360 किलोमीटर की, उसको समय कितना दे रखा है? 4 घंटे में पूरा करने के लिए उसको कितनी गति से चलना पड़ेगा? तो चाल बराबर क्या होगा? चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। क्या होगा? दूरी बटे समय। दूरी कितनी निकाली थी हमने? 360। और समय कितना दिया हुआ है? 4 घंटे। को काट लिया तो आ गया 90 किलोमीटर प्रति आवर। कितना? 90 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है। कौन सा वाला ऑप्शन सही हो गया? डी वाला। क्वेश्चन पढ़ लेंगे पहले। कह रहे हैं 1860 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 2641.20 रुपए हो जाएंगे? कोई बात नहीं, बता देंगे अभी। सबसे पहले जो दिया हुआ है हम वो लिख लेंगे। हमें जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है कितना? 1860 रुपए। अब दर भी दे रखी है कितनी? 12%। मूलधन भी दिया हुआ है कितना? 2641.20। ठीक है। चलिए क्या ब्याज निकल आएगा? ब्याज कैसे निकलेगा? मूलधन में से अगर हम मिश्र धन में से अगर हम मूलधन घटा दें तो क्या हमारा ब्याज निकल आएगा? बताइए जरा, क्या हमारा ब्याज निकल आएगा? बिल्कुल निकल आएगा। कितना आ गया ब्याज हमारा निकल के?
ब्याज आ गया हमारा 781.20 रुपये। अब भी कुछ पूछ रहे हैं क्या? समय पूछ रहे हैं। मूलधन ज्ञात कर लिया, दर ज्ञात कर ली, ब्याज ज्ञात कर ली, अब भी समय नहीं निकाल पाएंगे क्या? सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर। कितना? 781.20 कितना है हमारा? ब्याज है। मूलधन कितना है? 1860 है। गुणा दर कितनी है? 12 है। समय हमसे पूछ रहे हैं, बटे में आ गया 100। ये 100 की गुणा जब इधर होगी तो पॉइंट हट जाएगा, ये रह गया। ठीक है, बटे में ये 1860 गुणा 12 ऊपर नीचे आ गया। आ गया नहीं आ गया? बराबर कितना आ गया? टी। टी की तो वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे। सबसे पहले एक जीरो से तो एक जीरो काट दिया। ठीक, क्या 12 से ये कट रहा है? लग तो रहा है, काट के देख लेंगे। 12 छंगे 72, 6 बचा 61 हो गया, 12 पंजे 60 और एक बचा 12 हो गया, 12 एकम 12। कितना आ गया? टी बराबर 651 बटे 186। कितना? ठीक है, इसको काट लेंगे तो हमारा ये 3.5 वर्ष आ जाएगा। कितना? 3.5 वर्ष। कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए सेकंड सेक्शन शुरू होने वाला है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पैसेज को पढ़ना है और आंसर देने हैं। चलिए पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर द इंडियन पीपल आर सोशली वेरी रिस्पॉन्सिबल, लैक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैव सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर हाईली इररिस्पॉन्सिबल। तो एवरी सोसाइटी मस्ट डेवलप इन इट्स पीपल आर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। This is something that we in India have been falling short of. We are very individualistic and don't relate ourselves to our society as such. Very seldom do we actually go out and do something which is beneficial to the society and which does not have a side benefit for ourselves as individuals. And this is another thing that must be built into the education system. Our young boys girls coming out must have a feeling for our society. There is a special responsibility that you have, that we all have in building up the spirit. We have to see what we learn is not used only for our own personal benefits, that every task we do is such that it benefits the weak and the poor. As Gandhi ji had said, India today is striving go into the modern world. We are looking ahead to new technology, to high technology, new methods, new types of employment, and a new dynamism in our economic growth. But while look ahead, we must not forget the millions who are still below the poverty line. When we look at technology, when we look at science, when we look at development, our attention must not be diverted from what is still a major block in India, the poor and deprived groups, and everything we do must be targeted in a manner that the benefit will flow to the weak and deprived and depressed. तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर द इंडियन पीपल कैसे हैं इंडियन लोग, भारतीय लोग गांधी जी के ऑथर के अनुसार कैसे हैं? तो भैया लैक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ी सी कमी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, सामाजिक दायित्वों की उनके अंदर। Indians do not do anything beneficial to society unless there is benefit for themselves. It involves personal sacrifices, other individual are beneficial या the whole society benefits by it. यानी कि जो इंडियंस हैं वो एनीथिंग बेनिफिशियल, कुछ भी अच्छा नहीं करते सोसाइटी के लिए जब तक क्या ना हो,
जब तक देयर इज, अनलेस देयर इज अ बेनिफिट फॉर देम सेल्फ, जब तक उनके लिए स्वार्थ रूप से वो सोसाइटी के लिए तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक इसमें उनका कोई लाभ ना हो। द ऑथर सेज दैट इंडिया वांट्स टू एक्वायर न्यू टेक्नोलॉजी, does not want new technology, already has sufficient new technology, या can export technology to other countries, wants to acquire new technology, उसको नई तकनीकी अपनाने की आवश्यकता है। The author suggests that the poor and the weak must benefit from new technology, the poor and the weak produce new technology, the new technology must help the rich, या the new technology is useless to the poor and the weak। क्या कह रहा है ऑथर? तो ऑथर कह रहा है द पुअर एंड द वीक मस्ट बेनिफिट फ्रॉम न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी से जो पुअर लोग हैं, वीक लोग, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको फायदा होना चाहिए। What value does the author wants to build into education system? क्या वैल्यू ऐड करना चाहेगा ऑथर? चाहता है एजुकेशनल सिस्टम में इंडिविजुअल मस्ट वर्क फॉर देमसेल्फ, इंडिविजुअल मस्ट वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न ऑफ पर्सनल बेनिफिट्स, या सोसाइटी मस्ट वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडिविजुअल्स, या साइड बेनिफिट इज अ मस्ट फॉर एनी सोशल वर्क। तो क्या इंडिविजुअल मस्ट वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न और पर्सनल बेनिफिट्स। फाइंड आउट विच परसेंटेज एंड एरर, एरर बताना है आपको, बताएं जरा। द ज्वेलरीज डिस्प्लेड इन शोरूम वाज स्टनिंग, बताएंगे जरा कौन से वाले पार्ट में है एरर? तो कौन से वाले पार्ट में होगा? ए वाले पार्ट में होगा। क्यों होगा? क्योंकि ज्वेलरी क्या है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको प्लूरल सिंगुलर एक ही जैसे लिखे जाते हैं, तो कभी भी ज्वेलरीज नहीं लिखा जाता। ज्वेलरीज की जगह क्या लिखा जाएगा? ज्वेलरी। क्या लिखा जाएगा? ज्वेलरी लिखा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है द मूवी हु वॉज रियली गुड केम आउट लास्ट वीक, कौन से वाले पार्ट में होगा? बताएंगे जरा। इसमें भी ए वाले पार्ट में होगा। क्यों होगा? क्या है? द मूवी। मूवी क्या है? हु किसके पहले लगता है? हु किसके पहले लगता है? हु लगता है किसी सजीव वस्तु के पहले। ठीक है, जैसे किसी मनुष्य से पहले लगेगा हु। ठीक है, जो निर्जीव होते हैं उनके पहले क्या लगता है? उनके बाद में विच लगता है। क्या लगता है? विच। तो क्या होगा? द मूवी विच वॉज रियली गुड केम आउट लास्ट वीक। कह रहे हैं वेरियस स्पेसीज ऑफ बर्ड कैन बी सॉ ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो देखिए ये क्या है? कैन बी आ गया। क्या आ गया? कैन बी आ गया, यानी कि ये कौन सा हो गया? पैसिव फॉर्म में हो गया। क्या हो गया? पैसिव फॉर्म में हो गया। और पैसिव फॉर्म का मतलब है भैया वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन होगा। कौन से वाले पार्ट में होगी एरर? बी वाले पार्ट में। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहे हैं कि आई प्रेफर टू हैव टी देन कॉफी। तो कुछ फिक्स्ड प्रोपोजिशंस होती हैं, उसी प्रकार से ये होती है प्रीफर टू। क्या होती है? प्रीफर टू। प्रीफर कहीं भी दिख जाए, प्रीफर के बाद टू ही आएगा। तो क्या होगा? देन आएगा? नहीं आएगा। क्या आएगा? टू आएगा। कौन से वाले पार्ट में एरर निकला? हमारे सी वाले पार्ट में। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस मीनिंग ऑफ गिवन अंडरलाइंड। ईडियम फ्रेज। ईडियम फ्रेज आ गया भैया। क्या है? सी इज फेयर वेदर फ्रेंड। सी इज फेयर वेदर फ्रेंड। तो फेयर वेदर फ्रेंड क्या होता है? ऐसा मित्र जो आपको परेशानियों में छोड़ देता है। ठीक है, तो क्या? वन हु डिजर्ट्स यू इन डिफिकल्टीज। ठीक है। द इंग्लिश टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का क्या मतलब होता है? बहुत ही आसान होना। क्या होना? बहुत ही
आसान होगा। केक, पीस ऑफ केक, भैया केक को ऐसे ही नॉर्मली काट देते हैं, नहीं काट देते हैं, कितना मुलायम होता है, तो वही मतलब सेंस इसका थोड़ा सा निकाल सकते हैं। समथिंग इज वेरी इजी, तो इंग्लिश का जो टेस्ट था भैया कैसा था, पीस ऑफ केक था, बहुत ही आसान था। दे फाइनली सा आई टू आई ऑन द बिजनेस डील। आई टू आई देखना मतलब, आई टू आई देखना मतलब किसी की बात पर सहमति जताना। क्या करना, किसी की बात पर सहमति जताना। एग्रीइंग विद समवन, कौन सा वाला, बी वाला हमारा सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएट वर्ड, चलिए भैया फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे। यू शुड हैव ऑलवेज कैरी अम्ब्रेला विद यू। अम्ब्रेला के पहले क्या आएगा, ए, एन, एनी या फिर आ फ्यू। तो भैया अम्ब्रेला क्या है, अम्ब्रेला यही तो है। अम्ब्रेला का जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो निकलेगी ध्वनि अम्ब्रेला। अम्ब्रेला किससे हो रहा है शुरुआत, बॉबिल से, किससे, बॉबिल से, और बॉबिल से शुरुआत जिसकी प्रोनाउंसिएशन होता है उसके पहले क्या लगता है भैया, एन लगता है। क्या लगता है, एन लगता है, ठीक है। माई नेबर इज ऑनेस्ट पर्सन, कैसा होगा, तो माई पर्सन। अब देखिए फिर से मैं लिख रहा हूं, ये क्या होता है, ऑनेस्ट नहीं होता, हा नहीं होता है, ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट ये बोलते हैं इसको, एच साइलेंट रहता है। तो प्रोनाउंसिएशन किससे हो रहा है, बॉबिल से, किससे, बॉबिल से हो रहा है, कौन सा वाला होगा, एन, क्या होगा, एन ऑनेस्ट पर्सन। आई हैव, आई हैव डैश गिलास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग। तो बताएंगे जरा क्या होगा, देखिए कुछ नहीं है, क्या है, गिलास है, गिलास से पहले भैया ए ही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आई हैव अ गिलास ऑफ मिल्क, एक गिलास है मेरे पास दूध का, एवरी मिल्क यानी मैं एक रोज दूध, आई हैव मतलब मैं पीता हूँ, मैं लेता हूँ, क्या लेता हूँ, अ गिलास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग, ठीक है। चूज द वर्ड सिमिलर मीनिंग टू गिवन वर्ड्स। चलिए भैया पहला वर्ड क्या है हमारा, फ्लेयर, क्या है, फ्लेयर। फ्लेयर का मीनिंग क्या होता है, फ्लेयर का, फ्लेयर होता है स्वभाव, क्या होता है, स्वभाव, फ्लेयर स्वभाव। टैलेंट, टेंडेंसी, बियाज, नीड, तो क्या होगा, टैलेंट, क्या होगा इसका सिमिलर मीनिंग, टैलेंट। कंजर्वेशन क्या है, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मीनिंग होता है किसी को संरक्षण देना, क्या करना, संरक्षण देना। तो क्या होता है कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन का मीनिंग भी होता है संरक्षण देना। कौन सा वाला ऑप्शन, ए वाला। नेक्स्ट क्या है, एबिसमेल, क्या है, एबिसमेल, इसका मीनिंग होता है मात्र, क्या होता है, मात्र, थोड़ा सा, ये भी कह सकते हैं, यानी कि बहुत कम, क्या, बहुत कम। तो इसका सिमिलर, एग्जैक्टली नहीं पूछ रहा है वो, सिमिलर पूछ रहा है। सिकनिंग, बीमार होना, ग्लूमी, शैड, बिल्कुल नहीं होगा, क्या होगा, बॉटमलेस, क्या होगा, बॉटमलेस, इसका भी मीनिंग क्या होता है, बहुत कम मात्रा में, बहुत कम। चलिए पैसिव बनाना है, बाई दिस ही विल हैव रिसीव्ड माई लेटर, बनाएंगे जरा क्या होगा इसका, तो बाई दिस टाइम माई लेटर विल हैव बीन रिसीव्ड बाई हिम, पहला ही वाला सही हो जाएगा, पहला ही वाला सही हो जाएगा।
रन होम प्लीज, तो यू आर प्लीज टू रन होम, यू आर टोल्ड टू रन होम, या यू आर रिक्वेस्टेड टू रन होम, या फिर यू रन होम एंड दिस इज अ रिक्वेस्ट। क्या होगा? तो यू आर प्लीज टू रन होम, भैया ये तो होगा नहीं। यू आर टोल्ड, टोल्ड कहाँ से आ गया? इसमें पैसे बना रहे हैं हम। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू रन होम, प्लीज क्या हो गया? रिक्वेस्टेड टू रन होम। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई नेक्स्ट क्या है? 46 से 50 पैसेज को पढ़ना है और आंसर देना है। चलिए, लॉर्ड क्या है? लॉर्ड ये एक पात्र है, ठीक है। आई कीप आ जर्नल एंड राइट इन इट फेयरली रेगुलरली, आई गेट अ लॉट ऑफ माई पोएम्स आउट ऑफ इट, इट्स लाइक द रॉ मटेरियल फॉर माई पोएम्स, sometimes I am blessed with a poem that comes in a form of poem, but other times I have worked for 2 years on a poem. For me there are two very basic and different processes for revising my poetry. One is recognizing that a poem has not yet become itself. In other words, I mean that the feeling, the truth the poem is anchored in is somehow not clearly clarified inside of me, and as a result it lacks something. Then it has to be refelt. Then there's the other process which is easier. The poem is itself but has rough edges that need to be refined. That kind of revision involves picking the image that is more potent or tailoring it so that it carries the feeling. That's an easier kind of rewriting and refalling. तो क्या है? from where this is account has been taken, a journal, a newspaper, an interview, या फिर an essay. तो a journal कहाँ से? a journal से। The person named Lord in the passage writes in a journal very regularly, rarely, all the time, या fairly regularly। कैसे लिखता है वो? fairly regularly। Lord is probably a poet, novelist, dramatist या फिर painter। कौन है भैया? पोएम लिखेगा तो पोएट ही तो है। Another word in the second paragraph that mean rewriting is, rewriting का मतलब क्या होगा? refilling, recognizing, revising या picking। क्या होगा? rewriting मतलब दोबारा लिखना, मतलब दोबारा अभ्यास करना, revising। According to writer, the two processes involved in a revising her work are complex and confusing, clear but difficult, difficult and complex, and easy and anchored। कैसा है? easy and anchored। ठीक है, चलिए 50 क्वेश्चन हो गए इस पैसेज के हमारे, इसके पैसेज के सारे क्वेश्चंस हो गए, और ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है इसके 50 के 50 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, वीडियो अगर लाइक आए, अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो इसको लाइक करना ना भूलें। ठीक है, अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, तब तक हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद। ठीक है।